मोदी ने किया वरुण मेनका का डब्बा गोल। मां बेटे अब खोलेंगे मोदी की पोल। मेनका गांधी भले ही कहे कि उनको वरुण के भविष्य की चिंता नहीं है, लेकिन सच ये है कि वरुण गांधी भारतीय राजनीति में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। उनका हाल इस बात से समझा जा सकता है कि पार्टी ने उनको पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट देना तक जरूरी नहीं समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। वरुण गांधी ने आंधी की तरह भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तब अचानक लगा था कि राजनीति में संजय गांधी की विरासत को जमीन मिल गई है, लेकिन वरुण गांधी नाम की आंधी कब शांत हो गई किसी को पता ही नहीं चला। अपने बयान के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले वरुण अचानक कहीं खो गए, चुप हो गए। अब ना तो उनका तेवर वो नजर आता है और ना ही वो कलेवर नजर आता है। वरुण जिस सुर में बात करते थे वो सुर भी अब कहीं खो गया है। वरुण को लग रहा है कि या तो वरुण का राजनीतिक करियर ही खत्म हो गया है या ये चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। बात सिर्फ वरुण गांधी की नहीं है, उनकी मां मेनका गांधी भी अब कहीं खो सी गई हैं। उनका भी कोई अता पता नहीं है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मोदी ने मां और बेटे दोनों का डब्बा गोल कर दिया है। मेनका गांधी को टिकट तो मिल गया था, लेकिन वो चुनावी जमीन पर हार गई। लोकसभा चुनाव को अब करीब 4 महीने बीतने को आए हैं, लेकिन मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम तक कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। दोनों मां बेटे भी खामोश हैं। क्या सचमुच ये चुप्पी किसी तूफान के आने का संकेत है? राजनीतिक गलियारे में मेनका गांधी को लेकर कम, लेकिन वरुण गांधी को लेकर चर्चा खूब जोर पकड़ने लगी है। इसका एक कारण राजनीति में राहुल गांधी का बढ़ता कद भी माना जाता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी अब अपने भाई के साथ भी नजर आ सकते हैं। जानकारों का ये अनुमान सच होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये तो साफ नजर आ रहा है कि वरुण को अपनी राजनीतिक नाव को बचाने के लिए किसी नए पतवार की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मां बेटे की चुप्पी किसी विस्फोट का रूप लेगी क्या? मेनका गांधी अपने बेटे के भविष्य और अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए एटम बम फोड़ेंगी क्या? मोदी जी ने मां बेटे का डब्बा तो गोल कर ही दिया, लेकिन मां बेटे मिलकर मोदी जी की पोल खोलेंगे क्या? कुल मिलाकर यहाँ पर मेनका गांधी की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, क्योंकि अब वो जिस तरह से कांग्रेस से सालों पहले मुंह मोड़कर इस तरफ आई थी, अब यहाँ भी उनका कोई वजूद नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस की भी वापसी उनकी नज़र नहीं आती है और उनकी माँ जब तक है तब तक तो वरुण गांधी भी कांग्रेस में वापस नहीं जा सकते हैं। कुल मिलाकर के आइए आपको सुनाते हैं कि इनके बोल इन्हें खुद ही कैसे ले डूबे। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है
नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे। Ministers and esteemed colleagues of this distinguished house. Actually, I'm as surprised to be here as you are to see me. This is a historic day today. I'm proud to be part of this historical moment when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry and to give an equal share in India's future to all of us women. I'm grateful for the honor you have given me of speaking about my years in Parliament. We are going to a new building, and hopefully this grand edifice will reflect the aspirations of a new Bharat. Today, I have been entrusted with the responsibility of addressing this esteemed assembly as the most senior parliamentarian in the Lok Sabha. I entered Parliament at the age of 32, 9 years after the death of my husband. My debut was as Minister for Environment. Today, 35 years later, I have spent most of my adult life in this institution, and I have seen 7 Prime Ministers and the shaping of grand history. It has been an arduous, rocky road. I had several terms as an independent member and finally joined the Bharatiya Janata Party under Shri Atal Bihari Vajpayee ji's leadership in 2004. Since then, I have remained a proud member of the BJP as well of this august house. Being a member of Parliament is an immense responsibility, as it entails safeguarding the trust of lakhs of voters who elect us to be their voice. You are given power, but this power must always be used for their good. The job demands unwavering commitment, moral rectitude, and courage. Basically, it demands great love for your country and infinite kindness towards all. Each one of us gets this opportunity to make a difference, provided we sublimate our own ambitions and see ourselves only as vessels or bridges or protectors of all the beings that need us, the last person in India who believes himself forgotten. People who cannot navigate for themselves and appoint us as their helmsmen. I have tried to make the most of every minute to bring about change wherever I am, whether as Environment Minister, when many institutions and laws that safeguard us were passed, as Social Justice Minister setting up Alimco, which now looks after all the disabled in the country, Childline, which was regarded internationally as the best institution for looking after street children, stopping child labor in the carpet industry. You can change things wherever you are. For instance, in the opposition as a BJP member, as chairperson of the often ignored Assurances Committee, we changed the way people were experimented on by pharmaceutical companies. They were not paid or even asked before becoming guinea pigs. This was changed by us. During Atalji's time, we brought in the vital red and green dot on foods, allowing people to know whether they were eating vegetarian, non-vegetarian food. We repaired an institutional deception by food companies. No service, no job is too small that it should not be taken seriously. My happiest moment was being given the responsibility by the Prime Minister, who coined the phrase Beti Bachao, Beti Padhao. Within 2 years, we changed the thought of the country, the entire thought of the country, and the statistics show that it is a lasting change. From 130 women per 1,000, a shameful statistic, it rose to 950. Crores of girls were saved. Not only that,
it is now seen as a shame and a crime to do away with girl children, whether in the womb or newly born. Now that we are going into a new building, a new phase, I want to tell all the young people here that politics is never fulfilling unless you have a grand passion and a commitment outside it, unless a fire of curiosity burns within you. No service is too small in the service of Mother India. What I have learned is that each constituency is your family. Within my family, there are a million microcosms of individual families. Each of them depend on us. We are a part of their lives as they are of ours. I have seen my primary duty to look after each family that has placed itself in my care by electing me, by seeing me as one of their own. In this matter, I wish to say that the Prime Minister has seen beyond people as a statistic and has meticulously seen to the needs of each individual family. Opening bank accounts, giving dignity in the form of toilets, home water taps, building homes for the poor, gas cylinders, giving young people loans, skilling them, protecting them through the largest pandemic in history, saying that no one remained hungry. Before I end, I would like to tell you a few things that I have learned in my long journey so far. Never give up. There are times in all our lives where the world sits heavy on our shoulders and there doesn't seem any path ahead. It will take courage, determination, and a commitment to something larger than ourselves to forge ahead. Have faith in the goodness of your fellow man. Quieten your mind and soldier on. Believe in yourself. You are an instrument of goodness. If you fight for good, you will always be protected. Use the pain that we all have in our hearts to make yourself a better human being, not to embitter you. Use the pain in your heart to see the pain in the hearts of millions of beings around you and dedicate your life to them. I want to speak to all the women here. The world is still an unequal place, and we as women need to be the greatest champions of and for each other. We need to support and protect each other, especially young women across the social spectrum who lead a marginalized existence so that they have the ability to forge their own destinies. There is no greater power in the world than the power of empathy and kindness, and this transforms the life of someone weaker than you. Kindness serves as its own reward. The greatest bank balance that we will ever possess is that of good deeds that we leave in our wake. That is the only legacy that will remain. My faith in God is unwavering. I see Him in everyone and everything. I see everything as sacred. I leave you with one thought. We are all part of one divine thread, and we are all connected, closer than we can imagine. Let us, irrespective of any differences we may have, wish happiness, protection, and on this holy day of Ganesh Chaturthi, a life free of obstacles for us and all our countrymen. Illuminate the lamp of goodness in our hearts. Jai Hind, Jai Bharat. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।